एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर तक हमने कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। फाइन, इस लेक्चर से अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से हमने प्रीवियस 3 चैप्टर्स पढ़े थे, प्रोडक्शन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। और ये हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब ये हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशंस होती है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लेक्चर को पूरा जरूर देखें और उसके बाद अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करें। फाइन, अब आइए हम लेक्चर की बात करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, एक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं मैं कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम टॉपिक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना है तो इससे पहले के 3 टॉपिक्स के कंसेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है, प्रोडक्शन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। वो इसलिए क्योंकि वहीं के जितने भी कंसेप्ट्स थे वही कैरी फॉरवर्ड होकर हमारे इस चैप्टर के अंदर आएंगे और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का डिटरमिनेशन करेंगे। तो आप फिर बोलता हूं मैं कि अगर आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अच्छे से समझना है, आप इसके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना है तो आपके प्रोडक्शन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट और कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। फाइन, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा। एनीवे, अगर हम इस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात करें तो इससे मिलता जुलता टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम था हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या नाम था उसका? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक है कौन सा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक। फाइन, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी इकोनॉमिक्स स्टडी जो होती है वो 2 पर्सपेक्टिव से होती है। फर्स्ट इज कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। कंज्यूमर वो बंदा होता है वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एंड इनकर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है वो कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है, यूजुअली हाउस होल्ड सेक्टर का बंदा। और प्रोड्यूसर वो बंदा होता है वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। ये क्या करता है? आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करेगा? ये हाउस होल्ड सेक्टर से सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो क्या होंगे उसके इनपुट्स होंगे, ठीक है। इन इनपुट्स को यूज करके और कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज करने के बाद ये उस स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और क्या बना देगा? फिनिश्ड गुड्स, इसको बोलेंगे फिजिकल आउटपुट, और फिर इसको मार्केट में सेल कर देगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो आपकी इकोनॉमी में यूजेबल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, सेटअप बनाएगा पूरा प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और फिर उसका फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर देगा। और इसी से हमारी पूरी इकोनॉमी क्या होती है? कंटिन्यूअसली रन करती जाएगी। तो प्रोड्यूसर वो बंदा जो गुड्स एंड सर्विसेज को आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहा है। किससे प्रोड्यूस कर रहा है? by employing some factors of production and some non-factor inputs, land, labor, capital लगाएगा और साथ में कुछ non-factor inputs, material लगाएगा, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद एक आउटपुट आपके सामने रखेगा और उस आउटपुट को स्पेसिफिकली वो मार्केट में सेल करेगा। तो वो बंदा क्या कहलाएगा? हमारा प्रोड्यूसर कहलाएगा। चलिए फाइन, अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा है इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी देखिए मैं आपको बताता हूं। इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम मींस स्टेट ऑफ रेस्ट, या मैं कहूं पॉइंट ऑफ नो चेंज, ठीक है। देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर मैं बात करूं उस रेस्ट की, तो इंसान रेस्ट तब लेगा जब वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होगा, बहुत ज्यादा एक्सर्शन करने के बाद में थक चुका होगा, तो उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और याद रखिएगा रेस्ट की रेस्टिंग पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें बंदा अपनी पोजीशन को भी चेंज करना नहीं चाहता। आप सोचें दिन भर बहुत थक गए आप, उसके बाद में आप जाकर के लेटेंगे और उस आपके लेटने के बाद में अगर कोई आपसे कोई काम बोल दे, आपकी मदर या उसकी भाई ये काम कर दो, इवन दूर कोई बहुत बड़ा काम तो छोड़ दीजिए, आपसे अगर फैन ऑन करने का, बटन प्रेस करने का बोला तो वो भी आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ चुके हैं और अब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते।
बोलेंगे नहीं मैं थक चुका हूं यार, कोई और मेरे बिहाफ पर क्या करो, आप फैन ऑन कर दो। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज। अब ये वो पॉइंट आ चुका है जब बंदा रेस्ट में आ चुका है और वो बोल रहा है कि अब मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ये दो स्टेट ऑफ रेस्ट और पॉइंट ऑफ नो चेंज कंज्यूमर के साथ भी आते हैं, प्रोड्यूसर के साथ में भी आते हैं। कंज्यूमर के साथ जब आएंगे, जब वो पॉइंट आएगा तो वो कहलाएगा कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम। और आपको याद हो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो अप्रोचेस हमने इसके अंदर पढ़ी थी। फर्स्ट वाज कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वाज ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, एक कार्डिनल अप्रोच थी जिसको हम यूटिलिटी अप्रोच बोलते थे, एक ऑर्डिनल अप्रोच थी जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते थे। फाइन, तो ये दो पर्सपेक्टिव या ये दो अप्रोचेस हमने कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करने के लिए देख ली थी। कार्डिनल अप्रोच में जहां पर यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन होता है वो कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया जाता है। एनीवे, मैं ज्यादा उसको टेक्निकल ना बनाते हुए बोलूं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब स्ट्राइक होगा जब इसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका है, फुलर सेटिस्फैक्शन उसको मिल चुका है, तो अब वो बोलेगा बस अब मैं और आगे किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मेरा डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। और अब अगर मैं स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम करता हूं तो अब मुझे इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, बल्कि उल्टा उससे मुझे नेगेटिव सेटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बंदा वहां पर आकर जब बोल दे कि अब मैं फर्दर और कंजम्पशन नहीं करूंगा, मींस उसका क्या आ चुका है, स्टेट ऑफ रेस्ट और पॉइंट ऑफ नो चेंज, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बस सेम टू सेम फंडा प्रोड्यूसर के साथ में चलता है। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन, जैसे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रहा था तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ रहा था, ऐसे ही प्रोड्यूसर्स का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और फिर प्रोड्यूसर बोलेगा कि नहीं, ना एक यूनिट ज्यादा ना एक यूनिट कम, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है और मुझे यहां से जो डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन था वो मैक्सिमम है, मींस उरूज पर वो मेरा डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन पहुंच चुका है और अब मैं आगे फर्दर इसको और प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। एनीवे, मैं आपको बताऊं तो प्रोड्यूसर का जो सेटिस्फैक्शन है ये कैसे आता है। चलिए, कंज्यूमर तो हम बाय बर्थ कंज्यूमर, हमें पता है कि भाई इसके बाद हमारा सेटिस्फैक्शन और नहीं मिलेगा, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन छुपा होता है उसके अर्न किए हुए प्रॉफिट में। तो हायर द प्रॉफिट हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है बंदे का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा और अब जब बंदे का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया तो उसका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम आ गया। उसने बोला कि भाई मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम मींस मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम, तो अब इसके आगे मुझे और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, क्योंकि अगर इसके आगे मैं सेल करूंगा तो भी लॉस में जाऊंगा, इससे कम भी सेल कर रहा था तो भी अल्टीमेटली लॉस में जाऊंगा। तो देखिए, ये चैप्टर जो है ये हमको ये बताएगा कि हमारा जो प्रोड्यूसर है उस प्रोड्यूसर का एक्चुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है। आप बोलेंगे कि सर प्रोड्यूसर है वो तो जितना प्रोडक्ट चाहे मार्केट में सेल करे, जितना ज्यादा बेचेगा उतना प्रॉफिट होता जाएगा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये आप ऑलरेडी प्रीवियस 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। ऐसा एक्चुअली नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पुराने कंसेप्ट्स आगे मिलकर आएंगे और हमें ऐसा होता है कि ज्यादा अगर प्रोडक्ट वो बेचने लगेगा तो हो सकता है तो वो क्या होगा, लॉस में आ जाएगा। हो सकता है क्या, लॉस में आ जाएगा। तो प्रोड्यूसर भी एक स्पेसिफिक यूनिट पर, एक स्पेसिफिक लिमिट पर आके रुकता है और बोलता है ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, इससे ज्यादा प्रॉफिट अब मुझे नहीं होगा, तो बस मैं इतनी यूनिट अल्टीमेटली सेल करूंगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमें अल्टीमेटली ये बताएगा कि एक स्पेसिफिक प्रोड्यूसर है, उस स्पेसिफिक प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ नो चेंज, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आएगा। और मैंने क्या कहा कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट तब आता है जब वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में पहुंच जाता है और प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन उसके अर्न किए हुए प्रॉफिट के अंदर छुपा हुआ है। इट मींस जब वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल उसको मिल जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। अच्छा, अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां लिखकर बताया था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी थी, एक थी कार्डिनल अप्रोच और एक थी ऑर्डिनल अप्रोच। और हमने ये देखा था कि अगर आपकी जो सेटिस्फैक्शन है कार्डिनल नंबर से मेजर होता है तब उस केस में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होगा, और अगर नहीं होता, इंडिफरेंस कर्व से आप लेकर चलते हैं, तो फिर जाकर के कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम कब स्ट्राइक होता है। इन द सेम वे अगर हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर भी 2 कंडीशंस होती है। ठीक है, 2 कंडीशन। देखिए, प्रोड्यूसर का काम सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं है, प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट को बेचना भी है। और जब वो प्रोडक्ट को सेल करने जाता है, बेचने जाता है, तो वो मार्केट में बेचेगा।
और प्रीवियस चैप्टर कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में स्पेसिफिकली मैं आपको बता चुका हूं डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो यहां पर हम देखेंगे कि भाई किस मार्केट में वो प्रोडक्ट बेच रहा है, इन केस अगर वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बैठा हुआ है या फिर वो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए आप जब मार्केट में बैठ जाएंगे तो भाई नेचुरली मार्केट आपने डिटरमाइन नहीं किया, ठीक है, मार्केट में जिस मार्केट में आप जा रहे हैं वो मार्केट आपको अलाउ करेगा कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली कब आएगा। और मार्केट स्ट्रक्चर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, और मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में फिर 3-4 और होते हैं, एक होता है मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। फाइन, तो ये हमारे दो कंसेप्ट हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक, फाइन। अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन है, तो सेलिंग प्राइस यूनिट 1 से लेकर तो यूनिट 1000 या जो भी यूनिट्स होंगी मैक्सिमम यूनिट, तब सब पर सेलिंग प्राइस सेम रहेगी। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 25 रुपीस है तो सेकंड यूनिट की भी 25 होगी, थर्ड की भी यूनिट 25 होगी, 1000th यूनिट की भी 25 होगी और 1 लाख यूनिट की भी 25 रुपीस ही होगी। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये देखेंगे क्या हमारी सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन कैसे मालूम पड़ेगा, सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, या यूनिट सोल्ड। जैसे जैसे आप यूनिट सोल्ड बढ़ाते जाएंगे आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज होती जाएगी, ये याद रखिएगा। तो हमारी ये दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस हमारी कांस्टेंट होगी, और इम्परफेक्ट कंपटीशन कब होगा, जब जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमारी सेलिंग प्राइस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये दो कंडीशंस हमको पढ़नी है। चलें, अब इन दो कंडीशंस में फिर दो स्टाइल्स, दो तरीके से हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं। इसमें होगा टीआर एंड टीसी अप्रोच। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर्स अगर पढ़ के आए तो आपको पता है टीआर मींस टोटल रेवेन्यू एंड टीसी मींस टोटल कॉस्ट, ठीक है। पहली होगी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और सेकंड होगी इसमें मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और इसमें होगा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। ये दो बेसिस होते हैं इसमें कंप्यूट करने के। आप वैसे मैं एक बात बता दूं, आप टीआरटीसी से जाएं या एमआरएमसी से जाएं, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम पॉइंट पर जाकर के स्ट्राइक होगा। तो हमारा फर्स्ट होगा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। फिर भले आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, फिर भले आप इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, लेकिन क्योंकि यहां पर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रही, इससे बहुत सारे वेरिएशंस इसके अंदर आते हैं, ठीक, फाइन। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है वो पूरा का पूरा दो मार्केट कंडीशंस के अंदर पढ़ा जाता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन जहां पर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहती है, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन जहां पर हमारी सेलिंग प्राइस रिड्यूस होती जाती है विद इंक्रीज इन आउटपुट और विद इंक्रीज इन सेल्स, फाइन। फिर इसमें टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच, टीआरटीसी और एमआरएमसी अप्रोच पढ़ना पड़ेगी। अच्छा, टीआर बता दूं मैं आपको ये कंसेप्ट, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो टोटल, मार्जिनल और एवरेज के कंसेप्ट तो आपके क्लियर होंगे ही होंगे। टोटल क्या होता है, समेशन, ठीक है। टोटल कितने आपने इनपुट्स डाले उसकी बेसिस पर कितना आपका आउटपुट हुआ। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो कितनी टोटल यूनिट सेल की, उस पर टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। से फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट बेची 25 रुपए के रेट से, तो 250 विल बी द टोटल रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट कब होगी कि कितना आउटपुट आने पर आपकी जेब से कितना कॉस्ट एक्चुअली लगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों के सेंस में आपका कितना ओवरऑल लगा, फाइन। तो ये टोटल होता है। मार्जिनल जो होता है वो एडिशन ऑन एवरी एडिशनल होता है, और मार्जिनल के बिना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर जगह पर मार्जिनल का कंसेप्ट आता ही है। फिर भले वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक था जहां पर हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे, फिर भले वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन था जहां पर आप मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ते थे, भले वो कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट था जहां पर आप मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते थे, और कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू जहां पर आप मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ते थे।
फाइन। तो एवरेज का हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, फिर भी एवरेज क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट रेवेन्यू हो, पर यूनिट कॉस्ट हो, पर यूनिट प्रोडक्शन हो, पर यूनिट आउटपुट हो। तो हमें अब यहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, और फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच अल्टीमेटली स्टडी करनी है। तो ये हमारा बेसिक्स था मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और आई होप आपको ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन टीआरटीसी एंड एमआरएमसी अप्रोच के बारे में। इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर एक बार अपील है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर हिट करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकंड। थैंक यू।